Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So today we will take chapter number 5, Euclid, Introduction to Euclid Geometry. ये चैप्टर बीच में से हमने स्किप कर दिया था, ये सोच के कि शायद ये ओमिट हो जाता है तो इस बार ये हो जाएगा, बट आप लोग बता रहे हो कि आ रहा है। कुछ कुछ स्कूल्स में आ रहा है, कुछ स्कूल्स में नहीं आ रहा है। टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, केवल और केवल स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है। स्टेटमेंट्स याद रखने हैं और उसके एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसके अच्छे से नोट्स बना लिए और उसको एक बार रीड आउट करके चलेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो तो हम बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो चैप्टर का नाम क्या है, बोलो। यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ये यूक्लिड कौन है? तो यूक्लिड ग्रीस भाषा के एक मैथ्स के टीचर थे जो बाद में मैथमेटिशियन बन गए। ग्रीस देश के, सॉरी, ग्रीस होता है ना, ग्रीस देश सुना होगा ना आपने। उसके मतलब ग्रीक थे ये, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन तो ग्रीस में रहने वाले ग्रीक। तो ये ग्रीक मैथमेटिक्स के टीचर थे पहले, तो बाद में ये फिर अपनी रिसर्च वर्क करते करते मैथमेटिशियन यानी साइंटिस्ट बन गए। ओके, तो इन्होंने अपने रिसर्च में कुछ बातें बताई, उन बातों को एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स ऐसे अलग अलग नाम देकर एक ज्योमेट्री की बुक में पैक कर दिया गया। उस बुक का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर में डिस्कस की गई। हाँ, जो हम सुनिए, हम कोई भी चीज प्रूव करते हैं लेट अस से, तो उसको प्रूव करने के लिए अपन किसी दूसरी चीज का सहारा लेते हैं। भाई ये चीज है इसलिए ये चीज है, ये चीज है इसलिए ये चीज, ऐसे सहारा लेते हैं। तो जो पिछली वाली चीज है जिसका हम सहारा लेते हैं, वो वाली चीज जो है वो यूक्लिड की। बैठ जा नीचे, बैठ जा जल्दी। एक तो लेट आता है और फिर ऊपर तो लेट नहीं आया। तनिष को छोड़ने जाने जो जाएगा उसको लेट आना अलाउड, ऐसा कहीं कभी कहा है क्या मैंने? वो तेरी प्रॉब्लम है, तू छोड़ने गया था, मैंने तो नहीं कहा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इस चैप्टर में हम वो चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, जिसपे मल्टीपल चॉइस एंड वन वर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको क्विकली नोट डाउन करनी है। देखो सबसे पहले तो ज्योमेट्री वर्ड कहां से आया, पहले बता चुका हूं शायद मैं, फिर भी बताते हैं। देखो ज्योमेट्री वर्ड में का संधि संधि विच्छेद करें अगर हम, तो दो वर्ड्स निकल के आते हैं, जियो प्लस मैट्रिक। जियो प्लस मैट्रिक। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और मेट्री का मतलब होता है टू मेशर। मेट्री का मतलब क्या होता है? टू मेशर, यानी नापना, नापना, नाप चोक करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ को नापना। अब अर्थ को कैसे नापना? अर्थ को नापने का मतलब अर्थ के ऊपर जो फिगर्स बनाए जा सकते हैं उनको नापना। जैसे कि अर्थ के ऊपर, अर्थ क्या प्लेन फिगर है? अर्थ क्या है? 2D प्लेन ही तो है अर्थ। तो अगर मैं पूछूं अर्थ क्या है, भाई स्पेस तो 3D है, लेकिन स्पेस के ऊपर मैं पर्टिकुलरली अर्थ की बात कर रहा हूं, तो अर्थ तो 2D है ना। अर्थ की तो लंबाई चौड़ाई है। अभी जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्लॉट की डायमेंशन अपने को लेंथ इंटू ब्रेड्थ में पता चलती है, 30 बाई 60, 30 बाई 45। उसमें कोई ऊंचाई थोड़ी ना होती है भाई, 30 बाई 60 बाई 50 ऐसे हाइट थोड़ी ना होती है उसकी, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अर्थ हमारी 2D है, तो उसको नापने का मतलब उस 2D के ऊपर जो जो फिगर्स हम बना सकते हैं, कौन कौन से फिगर्स बना सकते हैं? जैसे रेक्टेंगल, 2D फिगर सारे बना सकते हैं, सर्किल या फिर स्क्वायर, ट्रिपेजियम, पॉलीगन्स, ये जितने भी हैं इनको हम बोलते हैं 2D फिगर्स। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो प्लेन फिगर्स, क्या बोल सकते हैं? प्लेन फिगर्स, जिसको हम प्लेन पे बना सकते हैं। तो उन प्लेन फिगर्स को नापना ही, उनकी नापचोक करना ही ज्योमेट्री में सिखाया जाता है। जियो प्लस मैट्रिक, अर्थ को नापना। अर्थ को नापना मतलब अर्थ के ऊपर बने हुए फिगर्स को नापना। अर्थ के ऊपर बने हुए फिगर्स कौन से होते हैं? प्लेन फिगर्स, यानी प्लेन फिगर्स को नापना या उनकी नापचोक के बारे में बात करना। ये सारी कौन कवर करता है? जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री, वो कवर करती है। डन। तो पहली लाइन आप ये लिख देंगे ज्योमेट्री के बारे में, द वर्ड ज्योमेट्री comes from the Greek word geo meaning the earth and metrion meaning to measure। ये from है ना, और जो नहीं लिख सकता वो घर जाके लिखेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एंड बिकॉज ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो नोट्स ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन पार्ट कम होगा।
कुछ नहीं करना, चैप्टर की रीडिंग लगानी है। ऐसे मान लो कि ये मैथ्स के अंदर एसएसटी का चैप्टर आ गया, एसएसटी का चैप्टर के कैसे आप अप्रोच करते हो, रीडिंग लगा के अप्रोच करते हो, तो उसको इसकी रीडिंग लगानी है और इंपॉर्टेंट बातें छांट के आपको नोट्स में लिख ली है, यही करना है। और उस पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ओके, जिनके भी ये एग्जाम में आएगा। जिनके नहीं आएगा बात ही खत्म, नहीं आएगा कोई बात नहीं, जिनके आएगा उनकी बात। हो गया? अब मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री की नीड क्यों महसूस हुई होगी? लैंड को मेजर करने के लिए, जमीन को मेजर करने के हिसाब से ज्योमेट्री की नीड आई होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तो हम अभी देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उपकरण है मेजर करने की। जैसे हम जमीन नापनी होती है, फीते से नाप लेते हैं, या आजकल तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी है, बस जाके स्कैन करो बता देता है कितना एरिया है। बहुत सारी चीजें आ गई आजकल तो, है ना। लेकिन जब ये पृथ्वी इवॉल्व हुई होगी, जब ये ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रहा होगा, तो उस जमाने में भी अर्थ को नापने की जरूरत पड़ी होगी। भाई मैं इस एरिया में रहूंगा तो मेरा प्लॉट कितना बड़ा है, मेरा घर कितना बड़ा है, ये सब कवर करने के लिए सपोज करो और कुछ नहीं, मुझे इस ऑब्जेक्ट को कवर करना है कपड़ा से, तो कपड़ा कितना लाऊं, उसके लिए इसको मेजर करने की जरूरत है कि नहीं है? और तो और मुझे खुद के लिए कपड़े लाने, तो मैं अपने आप को मेजर करूंगा तभी तो कपड़े लाऊंगा, तो मेजर करने की जरूरत पड़ी होगी ना। वहां से ज्योमेट्री का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। तो लिखना नहीं है, बस पढ़ो। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। लैंड को मेजर करने की जरूरत से ज्योमेट्री का जन्म हुआ, लैंड को मेजर करने की जरूरत पड़ी, इसलिए इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का जन्म हुआ, जिसको अपन कहते हैं जियोमेट्री। डन यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है वो कहाँ कहाँ पढ़ी जाती थी? सबसे पहले देखो, मैक्सिमम पार्ट जो है ना मैथ्स का, वो इजिप्ट से डेवलप हुआ है। कहां से डेवलप हुआ है? इजिप्ट से, ठीक है। इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इन जगह से ज्योमेट्री के हमको सबूत मिलना शुरू हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब क्यों जरूरत हुई हमको? जैसे कि इजिप्ट की एक नदी है, रिवर नाइल, इजिप्ट में ही है ना, है ना, इजिप्ट में ही है। वो जब जब ओवरफ्लो हुई, जब जब उसमें बाढ़ आई, जब जब उसमें बाढ़ आई, तो वो बाउंड्री से क्रॉस करके बाहर आ गई। तो अब उससे बचने के लिए वहां के लोगों को जरूरत पड़ी ना, इसको नाप लें और उतनी बाउंड्री बनाएं। ये बाढ़ से बचने के लिए उनको उतनी दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी, तो फिर इसीलिए नाप जोख करने की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए ज्योमेट्री का जन्म हुआ। ये एक एग्जाम्पल है भाई, ऐसे एग्जाम्पल्स हुए पुराने जमाने में जहां से जरूरत फील हुई कि ज्योमेट्री की जरूरत है और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट निकल कर आए, ठीक है, क्लियर। अब ये तो केवल एक देश की बात है, और देशों में भी जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे वैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते गए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये सब आप पढ़ो तो ठीक है, अब अपने मुद्दे पे बात करते हैं। देखो, तीन तीन मैथमेटिशियन थे जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मैथ्स और स्पेशली ज्योमेट्री में। सबसे पहले थे थेल्स, और थेल्स के स्टूडेंट थे पाइथागोरस। थेल्स के स्टूडेंट कौन थे? मैंने वो टीचर थे उनके, है ना, मतलब उनके उनके गुरु थे एक तरीके से। और फिर उनके बाद मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न हुआ जमाना, तो फिर आए यूक्लिड। फिर कौन आए? यूक्लिड, ठीक है। तो इन तीनों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, थेल्स का और पाइथागोरस का और यूक्लिड का, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस साहब ने दी है, थेल्स थ्योरम थेल्स साहब ने दी है, थेल्स थ्योरम भी आएगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और यूक्लिड्स भाई साहब की चीजें हम समझ ही रहे हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, यूक्लिड्स डेफिनिशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। मेन हेडिंग डालो, मतलब सेंटर में डालना है हेडिंग, यूक्लिड्स डेफिनिशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब सुनिए, यूक्लिड के जमाने के जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, वो ऐसा मानते थे कि जिस दुनिया में हम लेते हैं रहते हैं वो एक्चुअली ज्योमेट्री है, क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं और लैंड जो है प्लेन है, तो प्लेन फिगर्स ज्योमेट्री से कनेक्ट होते हैं। तो वो ऐसा मानते थे, तो इसलिए उन्होंने
जमीन पर ही नापचोक करके और अलग अलग डेफिनेशंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। जैसे लाइन, अब लाइन उस टाइम जब पेपर वगैरह तो होता नहीं था, तो जमीन पे लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बारे में खोजबीन करना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है। तो अब उन्होंने जो जो डेफिनेशंस हमको दी, यूक्लिड साहब ने जो जो हमको डेफिनेशंस दी, जो जो हमको एक्सियोम्स दिए और जो जो हमको पोस्टुलेट्स दिए, ये तीन बातें अपने को सीखनी है। तो मेन हेडिंग तो आपने डाल दी यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। उसके अंदर सब हेडिंग डालो, सबसे पहले डेफिनेशंस। सब हेडिंग डालो, सबसे पहले डेफिनेशंस। ठीक है, स्टार्ट करें। जो जो मेन मेन डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे। देखो, डेफिनेशन में नंबर 1 डेफिनेशन ये, A solid has shape, size, position and can be moved from one place to another. Its boundaries are called surfaces. लिखो। लिख लिया यहां तक पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन आप यहां से, the boundaries of the surfaces are curves or straight lines. And third definition आप लिखो यहां से यहां तक, these lines end in points. ये तीन डेफिनेशंस लिखो सबसे पहले। ये सेकंड में लिख रहे आप। ठीक है, देख लिया। These lines end in points. हाँ, ठीक है, लिख लिया। अब सुनिए ध्यान से। स्टार्ट करें, लिख लिया। हमने जब ज्योमेट्री स्टार्ट की थी तो हमने पॉइंट से स्टार्ट करी। पॉइंट से हम लाइन पे गए, लाइन से हम लाइन से हम प्लेन फिगर पे गए, और प्लेन फिगर लाइन से सरफेस पे गए। तो सरफेस का इन्होंने हम प्लेन फिगर पे, सरफेस से हम सॉलिड पे गए, सरफेस से हम किस पे गए, सॉलिड पे गए। इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले सॉलिड को समझाया। सॉलिड मतलब एनी 3D फिगर, जो भी अपन पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, क्यूब क्यूबॉइड के सारे सॉलिड्स हैं। सारे क्या है, सॉलिड। इनमें कितनी डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होती है। क्या कहता है, एक सॉलिड के पास शेप भी होता है, शेप होता है, साइज भी होता है, पोजीशन भी होती है, और उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हेमिस्फीयर एक स्फेरिकल बॉल है, तो उसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। आगे सुनो, एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसकी जो बाउंड्रीज है, उसकी जो बाउंड्रीज है उनको हम क्या कहते हैं, सरफेसेस। उसकी बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, सरफेस। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ के अगर करोगे तो कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी सा चैप्टर है अगर आप ध्यान से समझो। और अगर इधर उधर दिमाग है तो फिर ये सारी चीजें रटनी है। अब आप चाहो आप वैसे अप्रोच कर सकते हो। आपका अगर रटन विद्या अच्छी है तो आप सो जाओ सारे जितना, मैं लिखवा देता हूँ। अगर ध्यान मत दो, केवल देख लो और फिर कर जाएगा, रट लेना। बट मैं नहीं मानता हूँ उससे कुछ फायदा है। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, कान खोल के। ये लिखने लिखने में कम ध्यान दो, ये लिखने का। सबसे पहले उन्होंने किसकी बात करी, सॉलिड। सॉलिड मतलब 3D फिगर। सॉलिड मतलब जो अपन हेमिस्फीयर स्फीयर वगैरह पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या है, 3D फिगर। उसका एक शेप, एक साइज, एक पोजीशन है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको उठा के रख सकते हैं। उस सॉलिड की जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होता है, उसका अंत कहां पे होता है। जैसे एक सॉलिड फिगर है जिसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है। ऐसे और कोई सॉलिड फिगर ले लो, लेट्स से
जैसे ये फोन है, ये सॉलिड फिगर है ना, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, इसकी एक साइड है, शेप है, इसमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मैं मूव भी कर सकता हूँ। अब इसकी जो बाउंड्रीज है, जैसे ये इसकी बाउंड्रीज है, देखो ये इसकी एक बाउंड्री, अंत का हो रहा है सॉलिड का, यहाँ से इस साइड से यहाँ हो रहा है, इस साइड से यहाँ हो रहा है, इस साइड से ऊपर यहाँ हो रहा है, इस साइड से यहाँ हो रहा है, इधर की साइड से ऐसे हो रहा है, इधर की साइड से, ये इसकी फाइनल बाउंड्री है, इसी के अंदर है ये सॉलिड। तो इसकी जो बाउंड्री है वो सरफेस, क्या है वो, ये सरफेस है। सरफेस से ना समझ में आए तो समझ लो 2D प्लेन, 2D प्लेन बोले तो सरफेस, ये 2D प्लेन है, ये भी एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन मतलब लंबाई चौड़ाई वाला, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, 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 इसमें भी लंबाई। ये तो क्यूबॉइड है तो इसके 6 फेस। हाँ तो और भी कोई भी सॉलिड होगा तो उसकी भी जो बाउंड्री होगी वो सरफेस होगा। तो सॉलिड की बाउंड्री क्या है, सरफेस। सॉलिड की बाउंड्री क्या है, अब पर्टिकुलर एक सरफेस को उठा, इस सरफेस की बाउंड्री क्या है, देख लो लाइन, इस सरफेस की बाउंड्री क्या है, अब पर्टिकुलर एक लाइन को उठा लो, इस लाइन की बाउंड्री क्या है, एंड पॉइंट। समझ आया, ओवरऑल सॉलिड की बाउंड्री क्या है, सरफेस। जैसे ये रूम है, रूम को मान लो ये 3D फिगर है सॉलिड, तो उसकी बाउंड्री क्या है, दीवारें, दीवारें क्या है, 2D है, तो इस 3D फिगर की बाउंड्री 2D फिगर। फिर इस दीवार को उठा लो, इस 2D फिगर की बाउंड्री है ये लाइंस, यानी वन डी, एक ही डी उसमें एक लंबाई के और कुछ की, और फिर एक पर्टिकुलर लाइन को उठा लो, तो उसके एंड पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब उसकी बाउंड्रीज क्या है, पॉइंट्स, वो कहां पे खत्म होते हैं, पॉइंट, और पॉइंट के पास कोई भी डायमेंशन नहीं। तो क्या कह रहा है ये, जैसे ही आप सॉलिड से पॉइंट पे जाओगे, सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन, लाइन से पॉइंट पे जाओगे, तो आप एक 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 डायमेंशन लूज करते हुए जाओगे। सॉलिड के पास 3 डायमेंशन, सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती है, सरफेस, उसके पास 2 डायमेंशन, सरफेस की बाउंड्रीज क्या होती है, लाइन, उनके पास एक ही डायमेंशन होता है, और लाइन कहाँ पे एंड होता है, पॉइंट्स पे एंड होता है, पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। समझ आया, सॉलिड के पास 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अमूमन हम मोटे तौर पे बात करें। फिर आ जाओ सरफेस, सरफेस मतलब प्लेन सरफेस, इसमें 2 ही डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सरफेस लाइन, लाइन में एक ही डायमेंशन होता है, यानी लंबाई। लाइन क्या केवल लंबाई बताते हैं, तो बताया आपने लाइन की चौड़ाई बताई किसी ने, लाइन की चौड़ाई तो एक ही डायमेंशन है, दैट इज लंबाई। और लाइन कहां पे एंड होती है, पॉइंट्स पे एंड होती है, और जो पॉइंट्स होते हैं उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कभी किसी ने कहा कि ये पॉइंट इतना सेंटीमीटर बड़ा है, या ये पॉइंट इतना सेंटीमीटर गहरा है, या ये पॉइंट इतना सेंटीमीटर ऊंचा है या चौड़ा है, लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं होती, पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो उसके बाद आप नोट डाल के लिखेंगे, इतना लिख दिया आपने, एक बार इसको पूरा रीड कीजिए, सुनो, यहां तक रीड कर दिया हमने। पहली डेफिनेशन सरफेस की थी, पहली डेफिनेशन किसकी थी, सरफेस। दूसरी नहीं, पहली डेफिनेशन सॉलिड की थी, सॉलिड क्या होता है ना, और सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती है, सरफेस होती है। फिर दूसरी डेफिनेशन में अपन ने सरफेस की बाउंड्रीज के बारे में बात करी, तो जो बाउंड्री ऑफ सरफेस है वो क्या है, कर्व। और फिर तीसरी डेफिनेशन में कर्व की अपन ने बाउंड्री की बात करी, तो उसके बाउंड्रीज, उसके एंड पॉइंट्स क्या है, मतलब उसकी बाउंड्रीज क्या है, पॉइंट्स। तो इसके बाद फिर आप एक नोट डाल के लिखें, फिर एक फिगर बनवाता हूं मैं आपको, नोट डाल के लिखें, व्हेन वी मूव, व्हेन वी मूव, फिर यहां से लिखो, फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स इन ईच स्टेप, कॉमा, वी लॉस वन एक्सटेंशन ऑल्सो कॉल्ड ए डायमेंशन। हर एक स्टेप पे हम एक एक एक्सटेंशन लूज करते हुए जा रहे हैं, और उस एक्सटेंशन को हम कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं हम उसको, वी लूज वन एक्सटेंशन इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप पे अपन एक एक एक्सटेंशन लूज करते हुए जाते हैं, करते हैं ना। जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट में से हाइट खत्म हो गई, फिर लेंथ ब्रेथ बची, लेंथ ब्रेथ में से फिर ब्रेथ खत्म हो गई, केवल लेंथ बची लाइन के पास, लाइन के पास लेंथ बची, फिर पॉइंट पे पहुंचे तो उसके पास तो लेंथ भी नहीं है। तो एक एक एक्सटेंशन हम लूज करते जा रहे हैं, और उस एक एक्सटेंशन, हर एक एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है, मैथमेटिकली उसका नाम क्या है, डायमेंशन, डायमेंशन। हो गया यहाँ तक।
हो गया, हो गया, ठीक है। अब एक फिगर बना देते हैं इसके आगे, ताकि ये जो भी चीज हमने कही वो एक फिगर से याद हो जाए। ठीक है, कहां से? सॉलिड से लेके पॉइंट तक जाएंगे अपन। सॉलिड 3D, सरफेस 2D, लाइन 1D, पॉइंट 0D। ठीक है, 3D से 0D पे हम एक फिगर के चलो आ जाओ। तो सबसे ऊपर सरफेस, सबसे ऊपर क्या है? नहीं, सॉलिड। सबसे ऊपर क्या है हमारे पास? सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड कैसा है? 3 डायमेंशनल है। ये सॉलिड कैसा है? 3 डायमेंशनल। इसके पास 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल। इसके पास 3 डायमेंशन। ठीक है, अब फिर जैसे ही अपन सॉलिड से की बाउंड्रीज के बारे में सोचेंगे, तो सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती है? सरफेस। और सरफेस के पास एक एक्सटेंशन कम हो जाएगा, 3 डायमेंशनल से क्या रह जाएगा? वो केवल और केवल 2 डायमेंशनल ही रह जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो सरफेस से जैसे ही मैं एक एक्सटेंशन लूज करता हूं, तो सॉलिड से एक एक्सटेंशन लूज करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? सरफेस। सरफेस के बाद कितने डायमेंशन है? टेल मी। 2 डायमेंशन। एक्सटेंशन भी बोल सकते हो आप, डायमेंशन और एक्सटेंशन एक ही बात है ना। ये 2 डायमेंशनल है। फिर सरफेस की बाउंड्रीज के बारे में सोचेंगे कि एक सरफेस कहां पे खत्म होता है? तो लाइंस पे खत्म होता है। किस पे खत्म होता है? लाइंस पे। तो वो हो जाएगा 1 डायमेंशन। और लाइंस के पास एक ही डायमेंशन होता है, वो होती है उसकी लंबाई। 1 डायमेंशन। और लाइंस के एंड पॉइंट्स, मतलब लाइंस की भी बाउंड्रीज के बारे में सोचे। लाइन कहाँ पे खत्म होती है? पॉइंट्स पे खत्म होती है। उसके पास एक भी डायमेंशन नहीं है, वो क्या है? 0 डायमेंशन। तो ये फिगर याद है तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी कि लाइन की कितनी डायमेंशन होती है, सरफेस की कितनी डायमेंशन होती है, सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती है, किसकी बाउंड्री कौन होती है। ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री। ठीक है ना, अभी बाउंड्री भी मार्क करा देते हैं इसी में। लाइन से एक एक्सटेंशन लूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पॉइंट। क्या मिलेगा? पॉइंट। एंड दैट विल बी 0 डायमेंशन। दैट विल बी 0 डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछे कि सॉलिड की बाउंड्री क्या होती है, तो सॉलिड की बाउंड्री है सरफेस। ये इसकी बाउंड्री, इसकी क्या है? सरफेस की बाउंड्री क्या है? लाइन। बाउंड्री का मतलब खत्म, खत्म कहाँ हो रहा है? एक सॉलिड खत्म कहाँ हो रहा है? सरफेस पे जाके खत्म हो रहा है। सरफेस कहाँ पे खत्म हो रहा है? लाइन पे जाके खत्म हो रहा है। लाइन कहाँ जाके खत्म हो रही है? पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री, और ये इसकी बाउंड्री। तो इस फिगर को बना के ध्यान से समझ लो, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ जिससे पूछूंगा वही जवाब है। ये फिगर याद कर लो बस। तो आपका एक पार्ट तो खत्म हो गया डेफिनेशंस का। 3 पार्ट्स हैं इस पूरे चैप्टर में। यूक्लिड के डेफिनेशंस, यूक्लिड के एक्सियोम्स, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड की डेफिनेशन में तो ये 4 चीजें हैं। ठीक है, अब आएंगे इसके बाद एक्सियोम्स पे और फिर आएंगे पोस्टुलेट पे। एक, ठीक है, ये फैन ऑफ करो देखें बाहर जाके। ये फैन ऑफ करो, वाईफाई मत ऑफ कर देना, फैन ही ऑफ करना बस। कितने स्विच ऑफ किए? फैन ही ऑफ किया ना? बैठ। अरे बंद करना। स्विच ऑफ करके आ गया तो हो जाएंगे। स्विच ऑफ कर दिए तूने? तेरे घर में स्विच ऑफ करने के बाद भी चालू रहते हैं क्या? जब फिर, तो फिर क्या उसको तोड़ के आता? भाई ऑफ करने के बाद भी ऑफ नहीं आता, फिर क्या करता तू? क्या करता बता? बाहर जाके लाइन काट के आता खंबे पे। चलो इधर आओ, इधर आओ। याद हो गया है फिगर? जल्दी जल्दी जल्दी, जिससे पूछूं। हाँ,
हाँ देखो, लाइंस के वैसे तो एंड पॉइंट्स नहीं होते, मान ली बात, लेकिन उसकी बाउंड्री कहीं ना कहीं जाके खत्म होगी, जहां भी होगी तो पॉइंट पे ही होगी, होगी ना। उस लिहाज से सोचो, जब भी खत्म होगी कहां पे होगी, पॉइंट पे होगी, तो उसकी बाउंड्रीज को अपन पॉइंट्स मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट्स? नो? ठीक है, तो पूछ लूं मैं, पूछ लूं? चलो, तो कर दो उसको डिलीट एक बार, याद हो गया सबको? चलो, आप बताओ तुषार, सरफेस की कितनी डायमेंशंस होती हैं? 3 या 2? 2 डायमेंशन होती है सरफेस। अच्छा, डिलीट नहीं किया। सरफेस की कितनी डायमेंशन होती हैं? और जो सरफेस की बाउंड्रीज हैं उसकी कितनी डायमेंशन होती है? उसकी भी 2, उसकी 1। देखो, सरफेस की खुद की 2 डायमेंशन है, तो जब मैं उसकी बाउंड्रीज पे जाऊंगा तो एक डायमेंशन लूज हो जाएगी। अभी अभी हमने नोट में क्या लिखा कि जैसे जैसे अपन उसकी बाउंड्रीज पे चलते हैं तो एक एक डायमेंशन लूज होता जाता है। तो सरफेस के पास खुद के पास 2 डायमेंशन है, तो उसकी बाउंड्रीज पे जैसे ही चलेंगे तो जो भी वो होगा, वैसे तो क्या होगा, लाइंस होगा। क्या होगा? और उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1। आर्या बताओ, बैठो। आर्या बताओ, सॉलिड की बाउंड्रीज की कितनी डायमेंशन होती है? 2। वेरी गुड। सॉलिड की बाउंड्रीज पूछ रहा हूँ, सॉलिड की डायमेंशन नहीं पूछ रहा हूँ। सॉलिड की डायमेंशन तो 3 होती हैं, लेकिन सॉलिड की बाउंड्रीज की डायमेंशन पूछ रहा हूँ। तो सॉलिड की बाउंड्रीज कौन से? उससे अगली वाली चीज। सॉलिड की बाउंड्रीज कौन से? उससे अगली वाली चीज, यानी कि सरफेस। तो सरफेस की कितनी डायमेंशन होती है? 2। वेरी गुड। हाँ जी, गरिमा आप बताओ, बैठो, कि सबसे छोटी से छोटी डायमेंशन वाली डेफिनेशन क्या है, उसको क्या बोलते हैं? सबसे छोटी लाइन है, और सोच लो। पॉइंट है, पॉइंट की कितनी डायमेंशन होती है? 0। और पॉइंट किसकी बाउंड्री होती है? लाइन की। वेरी गुड। देखो, ऐसे भी पूछ सकता है कि लाइन की बाउंड्री क्या होती है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि पॉइंट किसकी बाउंड्री होती है। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। बैठो, ठीक है ना? क्लियर है? आपसे पूछे कि लाइन की बाउंड्री क्या होती है तो आप आंसर दोगे पॉइंट, लेकिन आपसे ऐसे पूछे कि पॉइंट किसकी बाउंड्री होती है तो आप आंसर दोगे लाइन। पॉइंट किसकी बाउंड्री होती है तो आंसर क्या दोगे? लाइन दो। समझ गए? हाँ जी, परीक्षित बता, लाइन किसकी बाउंड्री होती है? लाइन पॉइंट की बाउंड्री होती है। लाइन किसकी बाउंड्री होती है? कौन सी ऐसी चीज है जो लाइन पे आके खत्म होती है? बोलो अभिषेक। सरफेस। वेरी गुड। क्यों नहीं याद हो रहा? इधर देख, सॉलिड की बाउंड्री कौन है? सरफेस। सरफेस की बाउंड्री कौन है? लाइन। लाइन की बाउंड्री कौन है? मैंने पूछा लाइन किसकी बाउंड्री है, तो ऊपर वाले की है ना, मैंने सरफेस की बाउंड्री है। उल्टा हो जाएगा ना। मैंने ऐसे थोड़ा ना पूछा कि सरफेस की बाउंड्री क्या है, मैंने ऐसे पूछा लाइन किसकी बाउंड्री है। सरफेस की बाउंड्री लाइन है, तो लाइन किसकी बाउंड्री है? सरफेस। नहीं समझ में आ रही भी? पापा का नाम बता। सत्यनारायण जी शर्मा। तो आपके पापा का नाम सत्यनारायण जी शर्मा है, तो सत्यनारायण जी के बेटे का नाम आप होंगे नहीं होंगे? होंगे, होगा या नहीं होगा? बोलो। मैंने कहा, चलो उल्टा देखते हैं। सत्यनारायण जी का बेटा परीक्षित, परीक्षित किसका बेटा? फिर से सुन, सत्यनारायण जी का बेटा परीक्षित किसका बेटा? सरफेस की बाउंड्री, बोलो, सरफेस की बाउंड्री, लाइन किसकी बाउंड्री? समझ आया? तू बैठ एक बार, अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, और हंसेगा नहीं कोई भी। सत्यनारायण जी का बेटा, खड़ा हो जा, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप एंड हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। बाहर, बिल्कुल कमरे से बाहर जा, तो हैंड्स अप कर ले। हाँ जी। सत्यनारायण, चलो ऐसे देखते हैं, राम का बेटा, राम का बेटा श्याम, तो श्याम किसका बेटा? सरफेस की बाउंड्री लाइन, लाइन किसकी बाउंड्री? सरफेस की। लाइन किसकी बाउंड्री है? सरफेस की बाउंड्री है। मैं लाइन की बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूं, लाइन की बाउंड्री तो पॉइंट है, लेकिन लाइन खुद किसकी बाउंड्री है? समझ आया? ठीक है, क्लियर है? ओके, आप बताओ रिद्धि।
सरफेस किसकी बाउंड्री है और सॉलिड किसकी बाउंड्री है? सॉलिड सरफेस की है, तो सरफेस सॉलिड की है, सरफेस सॉलिड सरफेस की है। मतलब सत्यनारायण जो है वो परीक्षित के पिताजी हैं और परीक्षित वापस सत्यनारायण जी के पिताजी हैं। इज दिस पॉसिबल? हाँ बोल, हाँ बोलो। हाँ, किसी की नहीं है। सॉलिड से ऊपर कोई है क्या? मैंने आपसे पूछा सरफेस की, सरफेस किसकी बाउंड्री है, तो उससे ऊपर वाले पे जाना है। मैंने आपसे पूछा सॉलिड किसकी बाउंड्री है, तो सॉलिड से ऊपर कोई है क्या? तो सॉलिड किसी की बाउंड्री नहीं है। सॉलिड किसी की बाउंड्री नहीं हो सकती, सॉलिड तो लास्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है वो एग्जाम में। ठीक है, आप बताओ, बैठो। लाइन की बाउंड्री और पॉइंट की बाउंड्री कोई नहीं, पॉइंट के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, पॉइंट के नीचे कुछ नहीं है तो पॉइंट की कोई बाउंड्री नहीं होगी, पॉइंट तो फाइनल जीरो डायमेंशनल थिंग हो गई। ठीक है ना? ओके, नीलेश बता सरफेस के कितने डायमेंशन होते हैं? और रौनक बता सॉलिड के कितने होते हैं और पॉइंट के? जीरो। आप बताओ लाइन के कितने डायमेंशन होते हैं? लाइन के वन। ठीक है, बैठो। अब देखिए इधर स्क्रीन पे, वैसे तो देखो ये तीन डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि रेडियस, रेडियस हाइट, ये भी तीन डायमेंशन हो गए। जैसे अभी मैं कोन की बात करूं तो कोन में क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h। तो दो बार तो आर आया, दो बार तो क्या आया आर, एक बार एच, तो ये हो गए तीन डायमेंशन। तो वैसे तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही डिफर करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर अपन बात करें, जनरली बात करें, तो तीन डायमेंशन को हम जनरली किससे बात करते हैं? लेंथ ब्रेड्थ हाइट से। क्या बात करते हैं? लेंथ ब्रेड्थ। टू डायमेंशन को अपन किससे बात करते हैं? लेंथ ब्रेड्थ से। और वन डायमेंशन को अपन ओनली लेंथ से करते हैं। इसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना, कुछ नाम ही नहीं है। तो ये जनरल असम्पशन है ना, मतलब आप फिक्स नहीं कर सकते कि हमेशा थ्री डायमेंशनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही होगी। ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो रेडियस भी आ सकता है ब्रेड्थ की जगह, डेप्थ भी आ जाती है कई बार हाइट की जगह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? नो? कर दूं डिलीट? ओके, आपसे अगला पूछेंगे ना। ठीक, नेक्स्ट। तो हमने कहां तक नोट किया है अभी? यहाँ तक पॉइंट कर नोट कर लिया। ठीक है, अब सुनिए। हाँ, तो अब आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अभी आपने हेडिंग डाली थी, बताना एक बार। डेफिनेशन ही डाली थी ना? तो देखो जो अभी हमने डाली थी, सुनिए मेरी बात। अभी जो हमने डेफिनेशंस लिखी हैं तीन, वो एक्चुअली यूक्लिड की डेफिनेशन नहीं है, वो तो इन चार चीजों का विस्तार है भाई, कौन किसकी बाउंड्री है, कौन किसकी बाउंड्री, डेफिनेशन अब आ रही है। तो अब आप हेडिंग डालिए। कौन से? यहाँ से सामने एक स्विच ऑफ है ना, यहीं से दिख रहा है मुझे, वो वहां से भी नहीं दिख रहा। बैठ जा, आप चल जाएगा। देखो इधर, आप क्या लिखोगे इसके बाद कि 23 डेफिनेशन है हमारे पास टोटल यूक्लिड की, लेकिन वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी। ओनली ओनली कुछ एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे डिस्कस होगी, जैसे 7 डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो लिखिए देयर वर वो डेफिनेशन जो हमने लिखी है ना, वो डेफिनेशन अब शुरू हो रही है, अभी तो केवल उसकी तैयारी थी भाई, वो उसकी डेफिनेशन में किन किन बातों का जिक्र हो। तो आप एक या दो लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, देयर वर 23 डेफिनेशंस, there were 23 definitions listed by Euclid in his book Elements। उसने एक एलिमेंट्स नाम की बुक लिखी थी, उसके अंदर 23 डेफिनेशन लिखी थी इन हिज बुक एलिमेंट्स। तो ये बस एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन ही बनते हैं कि यूक्लिड की बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स। उसमें टोटल कितनी डेफिनेशन थी? 23। हाँ ठीक है, यूक्लिड से हो सकता है कि प्रेरित होकर रखी हो इंग्लिश वालों ने। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। अब उसमें से कुछ पांच सात हमने यहाँ पे लिखे, a few of them are listed below, a few of them are given below, a few of them are given below। अब ये आप 5 से 7 डेफिनेशन लिख लो और फिर एक एक करके इनको रिकॉर्ड कर। 1 2 3 4 5 6 7 लिखो फटाफट।
58, 58। ऐसा क्वेश्चन आया था क्या? उसको हिलाने से चलेगा, खड़ा होके हिला ले। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। चप्पल चप्पल खोल के खड़ा हो। ऐसे ही चलता है, जाम हो रहा है, 10th वाले भी ऐसे ही चलाते हैं। हल्की से टल्ली देगा फिर चल जाएगा। बाहर से नहीं होगा, हो गया तो स्विच तो ऑन हो गया, बस उसको हल्की सी इशारा देना पड़ेगा। तू पढ़ा ले, आजा। तो खड़ा होके हल्का सा इशारा दे देना उसको, बोल तो रहा हूं मैं। चप्पल खोल के खड़ा हो जा, चप्पल खोल के खड़ा हो और हल्का सा बस ऐसे एक बार ला, उसके बाद चल जाएगा। 7 डेफिनेशन हो गई। ये 23 डेफिनेशंस उन 4 चीजों के बारे में। कौन सी 4 चीजें? सॉलिड, सरफेस, लाइंस, पॉइंट्स। इन 4 चीजों के बारे में 23 डेफिनेशन थी। तो उसमें से कुछ एक 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारी बुक में गिवन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमने शुरू में 3 लिखी थी वो डेफिनेशन नहीं थी, डेफिनेशन ये हैं। वो जो 4 चीजें हैं ना जो यूनिवर्स में है, सॉलिड, देन सरफेस के बाद लाइंस, उसके बाद बाउंड, उनके बारे में बताया था बस। ओके, डेफिनेशन यहां से शुरू हो रही। हाँ, तो हो गया क्या नोट डाउन? तो एक एक करके हो गई। अरे भाई जल्दी लिखो, 7 लाइन लिखने में इतनी देर। अब एक एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वैसे काफी इजी सी डेफिनेशन है। इस चैप्टर में आधे से ज्यादा चीजें आपको लगेंगी कॉमन सेंस, यार तो पता है ना, ये तो होता है ना। ठीक है ना भाई, हम आज तक मैथमेटिक्स के चीजों को प्रूव करते आए हैं, कुछ कुछ ऑलरेडी प्रूवन बातों पे। ऑलरेडी प्रूवन है, उस पर हम नई चीजें प्रूव करके आए। तो वो जो ऑलरेडी प्रूवन बातें हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस होगी। जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन के पास एक ही डायमेंशन होती है, इसको प्रूव नहीं कर सकता कोई, लाइन के पास एक ही डायमेंशन, ये ऑलरेडी प्रूवन है। इसके बेसिस पे दूसरी चीजें जरूर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी आएगा एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, नेक्स्ट टॉपिक। तो एक्सियोम का मतलब ही ये होता है कोई ऐसी चीज जिसको प्रूव नहीं कर सकते, ऑलरेडी प्रूवन है, उसके बेसिस पे दूसरी चीजें प्रूव कर सकते हो, लेकिन उसको खुद को प्रूव नहीं कर सकते, उनको कहते हैं एक्सियोम। हाँ हाँ, ठीक है। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। समझ आया? पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कहूंगा कि एक पॉइंट मार्क करके मैं कह दूं कि इसमें से आधा पॉइंट उसको दे दो। ठीक है ना, पॉइंट के पास वैसी कोई डायमेंशन नहीं है। ऐसा थोड़ा कहूंगा कि एक 5 सेंटीमीटर का पॉइंट बनाओ, उसमें 2.5 सेंटीमीटर का इसको दे दो। अरे पॉइंट 5 सेंटीमीटर का बनेगा कैसे? पॉइंट 0 डायमेंशनल होता है, बना कैसे बनाएगा? तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए ना, एक पॉइंट 5 सेंटीमीटर का कैसे बनाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉइंट का कोई पार्ट हो। तो क्या कह रहा है? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। देखो एक एक करके ऊपर चल रही है, पॉइंट से लाइन पे आया। एक लाइन एक ऐसी लंबाई है, लाइन क्या है? लंबाई है। लाइन के पास एक डायमेंशन होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, ब्रेडथलेस। ब्रेडथलेस मतलब जिसके पास ब्रेडथ नहीं है। आपको अगर कोई कहेगा लाइन बनाओ तो आप लंबाई के हिसाब से लाइन बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कि सर इसकी चौड़ाई भी बना दो, ऐसे ऐसे गहरा कर दो उसको, चौड़ाई चौड़ी हो गई लाइन।
हाँ, अगर आप कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लाइन को चौड़ा कर रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में लाइन की चौड़ाई नहीं होती। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि पेंसिल को शार्प करके लाइन खींचो, जितनी थिक से थिक बन सके उतनी खींचो। अगर आप पेंसिल को शार्प करके नहीं लाइन खींचते हो और ऐसी ही लाइन खींच देते हो तो लाइन आपकी उसमें ब्रेड्थ भी होती है थोड़ी बहुत, वो गलत होता है। लाइन के पास कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती, लाइन के पास केवल और केवल लंबाई होती है, केवल और केवल। तो लाइन की डेफिनेशन, ए लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। पॉइंट की डेफिनेशन, ए पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट। लाइन की डेफिनेशन, ए लाइन इज समथिंग which has length only, which is breadthless, no breadth only length। चलें आगे। तीसरी डेफिनेशन देखो, एक लाइन का जो अंत होता है वही बाउंड्री, वो क्या होता है? पॉइंट होता है। एक लाइन का जो अंत होता है, अगर अंत करना चाहे तो कहां अंत होगा? उसका पॉइंट पे अंत। अभी हमने सीखा भी सही ना कि लाइन की बाउंड्री क्या होती है? पॉइंट। नेक्स्ट, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि ऐसे पॉइंट्स के सहारे बनती है जो पॉइंट्स उसी पे लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रेट लाइन बना, ये स्ट्रेट लाइन है। किसी ने कहा आपने ये स्ट्रेट लाइन कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ? किसी ने पूछा कि लाइन का निर्माण कैसे हुआ, तो आप क्या कहोगे? कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन किया गया, ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ पॉइंट्स हैं, बोलो, जिनका कलेक्शन करके हमने ड्रॉ किया तो लाइन बनी। और वो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो उस लाइन के ऊपर ही हैं, वो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो कहाँ है? लाइन के ऊपर ही हैं। तो देखो क्या कह रहा है, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ो। ए स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जो इवनली, इवनली मतलब, इवनली का मतलब क्या होता है? अनंत रूप से, अनंत रूप से उसके ऊपर पॉइंट्स को समाये हुई है। एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो अनंत रूप से उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो उसके ऊपर समाये हुए हैं, और उन सबका कलेक्शन ही लाइन है। उन सबका कलेक्शन ही क्या है? लाइन। अच्छा एक चीज सुनो, अभी अपन ने जो फिगर बनाया था सॉलिड, उसकी बाउंड्री क्या है? सरफेस। सरफेस की बाउंड्री क्या है? और लाइन की बाउंड्री क्या है? अब देखो, कोई बोले ना नीचे नीचे कौन है? पॉइंट। नीचे नीचे कौन है? पॉइंट। तो पॉइंट के कलेक्शन से बनेगा लाइन, लाइंस के कलेक्शन से बनेगा सरफेस। खड़ा, स्टैंड अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। समझ में नहीं आया? क्यों पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? मैं, तू बताना, तेरे को नहीं पता तू क्या पूछ रहा था? तो वो उसको देता है फीस या मेरे को देता है? तेरे को लगता है कि मुझसे बेहतर वो समझा सकता है तेरे को? ऐसा लगता है तेरे को? कल से इधर बिठाऊंगा लड़कियों में, फिर पूछना दे किससे पूछता है। खड़ा रहे। जब मेरी स्पीच चल रही है ना, बीच में कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। जब मैं स्टॉप कर लूं, आप हाथ खड़ा करके आपको जो डाउट है पूछो, ठीक है? आओ वापस उस फिगर पे, सबसे ऊपर कौन था? सॉलिड की बाउंड्री, सरफेस की बाउंड्री, लाइन का अंत, पॉइंट्स। अब उल्टा चलो, पॉइंट्स का कलेक्शन, लाइंस का कलेक्शन, सरफेस का कलेक्शन। देखो फिगर से भी बता सकते हैं हम इसको। देखो पॉइंट्स का कलेक्शन, ये पॉइंट्स लगा दिए मैंने इवनली इनफाइनाइट, तो इसका कलेक्शन जब किया मैंने तो क्या बनी? लाइन बनी। तो जब आप कलेक्शन करोगे तो एक एक डायमेंशन बढ़ता जाएगा, जब आप बाउंड्री पे जाओगे तो एक एक डायमेंशन कम होता जाएगा। तो कलेक्शन कर लिया, जीरो डायमेंशन का, जीरो डायमेंशनल चीजों का कलेक्शन किया तो वन डायमेंशनल चीज बनी, लाइन। अब वन डायमेंशनल लाइंस का कलेक्शन करो, जैसे एक लाइन तो बन गई, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, लाइंस का कलेक्शन कर दिया। तो चेक करो 2D फिगर बन गया, मतलब सरफेस बन गया जिसमें दो डायमेंशन है। अब ऐसे सरफेसेस का कलेक्शन करो, जैसे कि एक सरफेस ये लगा दिया, एक सरफेस ऐसा इधर लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, एक फेस, मतलब सरफेस मतलब फेस ही तो ही है, एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ, तो सॉलिड बन गया। तो बहुत सारे सरफेसेस का कलेक्शन कर दूं, जैसे एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस इसके यहाँ पे लगा दूं ऐसे, फिर एक सरफेस यहाँ पे लगा दूं और बंद कर दूं, इनको ऐसे कर दूं, तो एक सॉलिड बन जाएगा। समझ गए ना? तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो कलेक्शन होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाउंड्रीज होंगी। समझ गए? अब कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी कौन सा पार्ट पढ़ा था अपन ने? आप एक काम और करो, अभी जो हमने फिगर बनाया है उसके लेफ्ट साइड में अपन ने कैसे मार्क किया था? देखो ये जैसे सॉलिड लिखा था, सॉलिड के नीचे क्या लिखा था? सरफेस। तो अपन ने ऐसे मार्क किया था, आपको याद हो तो, बाउंड्रीज। ऐसे मार्क किया है।
फिर उसके नीचे इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री। तो राइट साइड में आप ऊपर चढ़ो, कलेक्शन, यहाँ लिखो ये इसका कलेक्शन है, वो उसका कलेक्शन है, वो उसका कलेक्शन है, वो उसका। ऊपर से नीचे आएंगे तो बाउंड्रीज, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कलेक्शन। हो गया ना? तो अब एक ही फिगर से दोनों चीजें याद हो गई, कौन किसका कलेक्शन है, कौन किसकी बाउंड्री है। ठीक है, हाँ जी। अब आओ फाइनली, थर्ड पॉइंट कवर किया था अभी हमने, फोर्थ किया था, फोर्थ। फिफ्थ देखो, अब सरफेस के बारे में बता रहा है। सरफेस एक ऐसी चीज है जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ है, वेरी इजी। सरफेस के पास क्या है, लेंथ और, ठीक है। सरफेस की जो बाउंड्री, एज का मतलब बाउंड्री, सरफेस का एज, एज मतलब वही बाउंड्री। तो सरफेस की बाउंड्री लाइन होती है, अभी अभी सीखी, मतलब वो जो हमने फिगर सीखा है ना, उस फिगर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता रहा ही है, समझ गए? सरफेस की बाउंड्रीज क्या होती है, लाइन। तो उस बाउंड्रीज को उसने एज का नाम दे दिया। एज मतलब वही होती है एज, फाइनल एज यानी फाइनल बाउंड्री। ठीक है, अब आ जाओ, एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके अंदर देखो, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन थी जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या था, स्ट्रेट लाइन था। तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होगा, सरफेस होगा। तो वो की वही डेफिनेशन है, बस एक डायमेंशन बढ़ा के। एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस उसके अंदर समाई हुई होती है। एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट समाये हुए होते हैं। तो एक सरफेस, प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन समाई हुई होती है। उल्टा मतलब एक डायमेंशन आगे बढ़ गया, समझ गए? तो ये 7 डेफिनेशंस में से कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो कर दोगे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, यहाँ पे ब्लैंक आ गया और क्वेश्चन आया, a dash is that which has length and breadth। लेंथ एंड ब्रेड्थ किसके पास होती है, ऐसा हो जाएगा। या फिर ऐसे आया, the edges of surface is what, लाइंस। एजेस का मतलब बाउंड्रीज भी होती हैं, तो सरफेस की बाउंड्रीज क्या है, लाइन। इन शॉर्ट अगर वो फिगर याद है तो इसमें तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप बता सकते हो। ठीक है ना? ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास ब्रेड्थ नहीं है, केवल लेंथ है, लाइन। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों है, सरफेस। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास कुछ ही नहीं है, नो पार्ट। ठीक है, क्लियर? तो एक पार्ट कवर हुआ चैप्टर का डेफिनेशंस, और प्लस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी कवर हुआ, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में अपन चैप्टर खत्म करेंगे, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स दोनों करेंगे, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स दोनों करेंगे। ठीक है, कल का टाइमिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।